चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की इस चर्चा में हम दिल्ली की जड़ों को गहराई से टटोलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो प्राचीन साम्राज्यों की गूंज से शुरू होकर आज की उलझी हुई संवैधानिक व्यवस्था तक जाता है। ये शहर ऐसा है जो इतिहास में कई बार उजड़ा और फिर से बसा। सत्ता, संस्कृति और वास्तुकला की जो परतें इन सड़कों के नीचे दबी है ना, वो आज भी दिल्ली के वर्तमान को पूरी तरह से आकार दे रही हैं। तो आज की चर्चा में मुख्य बिंदु क्या होंगे? सबसे पहले चार दीवारी वाले शहर का जन्म, फिर सदियों तक बदलते साम्राज्यों का दौर, उसके बाद पुरानी दिल्ली की संस्कृति, व्यापार और मशहूर व्यंजन। इसके बाद हम आज की आधुनिक शासन व्यवस्था की कानूनी लड़ाई को समझेंगे और अंत में दिल्ली के भविष्य की योजनाओं पर नजर डालेंगे। चलिए अपने पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं। चार दीवारी वाले शहर का जन्म, शाहजहानाबाद और लाल पत्थर की दीवारें। अब जो बात सच में बहुत दिलचस्प है वो ये है कि कैसे किसी सम्राट की एक सोच पूरे के पूरे एक नए शहर को जन्म दे सकती है। बात 1648 की है। मुगल भारत की राजधानी के रूप में शाहजहानाबाद की नींव रखी गई, जो 1857 तक सत्ता का सबसे बड़ा केंद्र रहा। एक पल के लिए ये सोचना ही कितना अद्भुत लगता है। 1500 एकड़ में फैली भूल भुलैया जैसी संकरी सड़कें, बड़े बड़े बाजार और भव्य इमारतें। और पता है, शुरुआत में इस शहर की हिफाजत के लिए सिर्फ मिट्टी की दीवारें हुआ करती थीं, लेकिन 1657 आते आते इनकी जगह उन मजबूत लाल पत्थरों ने ले ली जिनका रंग आज भी दिल्ली की ऐतिहासिक पहचान का सबसे बड़ा प्रतीक है। और इस शहर की सुरक्षा का इंतजाम कोई मामूली बात नहीं थी। इस पूरे किलेबंद शहर में आने जाने के लिए 14 अलग अलग गेट बनाए गए थे और हर एक गेट का अपना एक खास महत्व और दिशा थी। जैसे उत्तरी दिशा में कश्मीरी गेट, जहां मिट्टी की जगह लाल पत्थर लगाए गए। पश्चिम में लाहौरी गेट, जो सैन्य बाजार और रेलवे स्टेशन को जोड़ता है। दक्षिण पश्चिम का अजमेरी गेट, जो गाजिउद्दीन खान के मदरसे की तरफ ले जाता है। और दक्षिण में दिल्ली गेट, जो सीधे फिरोज शाह कोटला तक जाता है। मुगल काल में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन फाटकों को रात में बाकायदा बिंद कर दिया जाता था। ये सिर्फ दीवारें या गेट नहीं थे, बल्कि उस पूरे साम्राज्य के सांस्कृतिक और प्रशासनिक दिल को धड़कता रखने वाला एक बेहद शानदार नेटवर्क था। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, सदियों के बदलते साम्राज्य, लालकोट से लेकर नई दिल्ली तक। अब इसे जरा एक बड़े नजरिए से देखते हैं। लालकोट की पुरानी दीवारों से लेकर लुटियंस की नई दिल्ली तक दिल्ली पर राज करने की जंग उतनी ही पुरानी है जितना कि खुद ये शहर। इस टाइमलाइन को देखिए। 1206 में दिल्ली सल्तनत के युग की शुरुआत हुई, फिर 1526 में मुगल साम्राज्य आया, 1757 में मराठा साम्राज्य ने दिल्ली पर कब्जा किया, 1858 में ब्रिटिश राज स्थापित हुआ और अंततः 1947 में ये आज़ाद भारत की राजधानी बनी। ये साफ दिखाता है कि सदियों से सत्ता का ये केंद्र कितनी बार और कितने हिंसक तरीकों से अलग अलग हाथों में गया है। स्क्रीन पर दिख रहा ये नंबर 320, ये सिर्फ कोई साधारण सा नंबर नहीं है। मुगलों के आने से बहुत पहले दिल्ली सल्तनत ने 5 अलग अलग राजवंशों के जरिए इस क्षेत्र पर पूरे 320 सालों तक राज किया था। ये एक बहुत ही बड़ा कालखंड है। यह तथ्य बार बार याद दिलाता है कि आज की इन आधुनिक सड़कों के नीचे इतिहास की कितनी गहरी और कितनी पुरानी परतें दबी हुई हैं। और अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, संस्कृति, व्यापार और व्यंजन, पुरानी दिल्ली की जीवंत सड़कें। और ये हिस्सा बड़ी ही खूबी से ये साबित करता है कि इन तमाम युद्धों और बदलते साम्राज्यों के बीच भी कैसे एक जीती जागती सांस्कृतिक विरासत बची रह गई। हुकूमतें बदलती रहीं, लेकिन पुरानी दिल्ली की सड़कों पर स्वाद और व्यापार का एक अलग ही साम्राज्य फल फूल रहा था। जैसे 1876 में पंडित गया प्रसाद की पराठे वाली गली, या 1913 में हाजी करीमुद्दीन का करीम्स। दिलचस्प बात यह है कि करीम शुरू करने वाला परिवार कभी मुगल सम्राटों के लिए शाही खाना पकाता था। इसी तरह 1857 से चला आ रहा हर नारायण्स का अचार, 1872 का मशहूर बंटा ड्रिंक और 1990 से कल्लू निहारी। सच में ये इतिहास का वो हिस्सा है जिसे आज भी चखा जा सकता है। यहीं पर एक बेहद हैरान करने वाला ऐतिहासिक तथ्य भी है। चांदनी चौक नाम कोई इत्तेफाक नहीं था। ऐतिहासिक रूप से इस बाजार के बीचों बीच एक नहर बहा करती थी, और इस नहर को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया था कि जब भी मुगलों का शाही जुलूस यहां से निकले तो उसमें चांद की रोशनी पूरी भव्यता के साथ चमके।
सोचिए, उस दौर की वास्तुकला में भव्यता दिखाने का ये कितना शानदार और रचनात्मक तरीका था। तो इतिहास और संस्कृति की इतनी गहरी परतों को खंगालने के बाद एक बहुत ही लाजमी सा सवाल उठता है। लगातार जीत और हार और इतने सारे बदलते प्रशासनों के लंबे इतिहास को देखने के बाद आज की इस आधुनिक दिल्ली की प्रशासनिक कमान असल में किसके हाथों में है? ये वो सवाल है जो इस चर्चा को इतिहास की किताबों से निकालकर सीधे आज के एक बेहद जटिल कानूनी और प्रशासनिक संघर्ष के बीच लाकर खड़ा कर देता है। यही है हमारा चौथा हिस्सा, आधुनिक शासन की लड़ाई, उपराज्यपाल बना मुख्यमंत्री। 1991 के GNCTD एक्ट यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम से शुरू हुई ये प्रशासनिक स्थिति वाकई बहुत ही उलझी हुई और दिलचस्प है। यहाँ एक चुनी हुई सरकार भी है और केंद्र द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल भी। बिना किसी का पक्ष लिए अगर हम सिर्फ कानूनी ढांचे को देखें तो शक्ति के संतुलन को लेकर दो बिल्कुल अलग स्थितियां सामने आती हैं। एक तरफ 2018 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसमें स्पष्ट कहा गया था कि वास्तविक शक्ति चुनी हुई सरकार और मंत्रिपरिषद के पास होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ 2021 का संशोधन अधिनियम है जिसने सरकार शब्द की परिभाषा ही बदल दी। इसके तहत सरकार का मतलब उपराज्यपाल कर दिया गया और दैनिक फैसलों में उनकी सलाह लेना अनिवार्य बना दिया गया। तो मुख्य मुद्दा आखिर है क्या? पूरी बहस इस बात पर केंद्रित है कि एक ऐसे क्षेत्र में जो पूर्ण राज्य नहीं है वहां संवैधानिक आधार और संघवाद का असल मतलब क्या होता है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ का ये कथन कि संघवाद GNCTD अधिनियम का सार है और वास्तविक शक्ति चुनी हुई सरकार में निहित होनी चाहिए बिल्कुल सटीक बैठता है। ये साफ दिखाता है कि कैसे अदालती फैसलों और कानूनी संशोधनों के बीच दिल्ली की प्रशासनिक पहचान को बार बार परिभाषित करने की कोशिश की गई है। चलिए 2021 के संशोधन को थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। इस अधिनियम ने शासन के ढांचे में 3 बहुत ही अहम बदलाव किए। पहला, दिल्ली विधानसभा द्वारा पारित किसी भी कानून में अब सरकार का सीधा मतलब उपराज्यपाल होगा। दूसरा, जो विधेयक विधानसभा के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं उन्हें सीधे राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। और तीसरा, किसी भी कार्यकारी निर्णय को लागू करने से पहले उपराज्यपाल की सलाह लेना अब पूरी तरह से अनिवार्य है। जाहिर है, इससे एक ऐसा जटिल तंत्र बन जाता है जहां 2 शक्तियों को एक साथ मिलकर काम करना ही होता है। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, दिल्ली के भविष्य की योजना 2041 के लिए मास्टर प्लान। अब हम आज की शासन व्यवस्था की उलझनों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस शहर के सामने एक और बहुत बड़ी चुनौती है और वो है इसका अपना अस्तित्व और विकास। यहीं एंट्री होती है दिल्ली मास्टर प्लान 2041 की। ये कोई मामूली दस्तावेज नहीं है। अतीत से सीख लेते हुए ये प्लान शहर के बुनियादी ढांचे को बचाने पर फोकस करता है। इसके मुख्य लक्ष्य हैं गंभीर होते शहरी तनाव को कम करना, तेजी से बढ़ती आबादी को संभालना, जलवायु परिवर्तन जैसे बड़े संकट से निपटना और एक ऐसा टिकाऊ विकास सुनिश्चित करना जो इस प्राचीन महानगर को आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार कर सके। और ये सब हमें एक बहुत ही अहम मोड़ पर लाके खड़ा कर देता है। एक ऐसा शहर जिसे मुगलों ने लाल पत्थरों से घेरा, जिस पर कई साम्राज्यों ने हुकूमत की और जो आज एक बंटी हुई प्रशासनिक व्यवस्था और जलवायु संकट के मुहाने पर खड़ा है। क्या इस शहर की रगों में सदियों से दौड़ने वाली वो पुरानी जीवटता, वो शाही गूंज इसके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए काफ़ी होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो दिल्ली के इतिहास को सीधे इसके आने वाले कल से जोड़ता है और हम सभी को सोचने पर मजबूर कर देता है। आज की इस चर्चा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।